हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेबल सनिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें मेनली 3 चीज़ें आती हैं। एक पहला इनकम स्टेटमेंट, दूसरा कंपनी की बैलेंस शीट और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन तीनों का जो एनालिस्ट पूरा एनालिसिस करते हैं इन तीनों स्टेटमेंट्स का, तो एनालिस्ट के द्वारा की जाने वाली टॉप 5 अकाउंटिंग मिस्टेक्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एनालिसिस के पार्ट से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अकाउंटिंग मिस्टेक्स जो है वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उनके द्वारा करना एक दूसरी चीज़ है, बट जो एनालिस्ट होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, उनके द्वारा की जाने वाली जो अकाउंटिंग मिस्टेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके एनालिसिस पे ही उनका डिसीजन बेस्ड होता है। और अगर वो एनालिसिस करने में अकाउंटिंग मिस्टेक्स करेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो डिसीजन है वो करेक्ट नहीं होगा। दैट विल नॉट बी अ रेशनल डिसीजन। तो देखते रहिए वीडियो अंत तक। इससे पहले कि मैं वीडियो में अकाउंटिंग मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करूं, एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन होते हैं। एक बार कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक में इशू कर दिया, फिर कौन कौन से मेन यूजर्स हैं जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, वो अपना एनालिसिस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी में कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूट करा है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं मार्केट में, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिसर्च करते हैं, उस पर उसकी एनालिसिस करते हैं। फिर जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में कंपटीटर्स भी अपने बेनिफिट के लिए एनालाइज करते हैं। फिर गवर्नमेंट, लेंडर्स एंड रेटिंग एजेंसी, ऐसे ही बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर होते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और उसमें से जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो अपने डिसीजंस के लिए यूज करते हैं। सबसे पहला जो अकाउंटिंग मिस्टेक्स होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो एनालिस्ट होते हैं वो जनरलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं अपने एनालिसिस के लिए। अब ये क्या होता है, जनरलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि जो भी एनालिस्ट होते हैं वो थर्ड पार्टी पोर्टल पे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। थर्ड पार्टी पोर्टल वो होते हैं जो अपने पोर्टल पे हर एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोवाइड कराते हैं एनालिस्ट को। जैसे कि आपने नाम सुना होगा ब्लूमबर्ग, S&P, कैपिटल IQ, रिटर्स, मनी कंट्रोल और याहू फाइनेंस, गूगल फाइनेंस। ये सारे वेबसाइट्स हैं, ये सारे पोर्टल्स हैं जिन पे हर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट वहाँ पे अपलोड किया जाता है टाइम टू टाइम। इसी पे मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे के सारे एनालिस्ट आकर यहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं और एनालाइज करते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो फाइनेंशियल पोर्टल्स होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, इनका एक प्री क्रिएटेड टेम्पलेट होता है। उस टेम्पलेट के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि उनका जो टेम्पलेट है वो प्री क्रिएटेड है। अब हर कंपनी का जो बैलेंस शीट होगा, इनकम स्टेटमेंट होगा, तो थोड़ा बहुत उसमें प्रेजेंटेशन में वेरिएशन आता है। तो इसको वो जो वेरिएशन है उसको इग्नोर करके प्री क्रिएटेड टेम्पलेट में वो उसको मॉडिफाई करके सेट कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम जो अराइज होती है, उससे क्या होता है कि जो यूनिक फैक्ट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो ओवरराइड हो जाते हैं। थर्ड पार्टी पोर्टल्स ऐसा इसलिए करते हैं, मॉडिफाई इसलिए करते हैं ताकि उनके टेम्पलेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी आसानी से फिट हो जाए और उसके साथ ही अक्रॉस द कंपनीज, इंडस्ट्रीज और कंट्री में कंपैरिजन काफ़ी अच्छे से हो जाए। इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं अपने प्री क्रिएटेड टेम्पलेट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक जनरल टेम्पलेट में सेट कर देते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है जनरलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इससे क्या होता है कि जो वन टाइम के आइटम्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो कंप्रेस कर दिए जाते हैं, वो टेम्पलेट में कंप्रेस हो जाते हैं फिट करने के लिए।
इससे बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो हाइड हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वन टाइम आइटम को उन्होंने रखा हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हो सकती हैं जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा वन टाइम आइटम रखा हो। तो वन टाइम आइटम का अगर थर्ड पार्टी पोर्टल के पास कोई टेम्पलेट में नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, तो वो वहाँ से डिस्प्लेस कर देती हैं, किसी के साथ कॉम्प्रेस कर देती हैं, किसी के साथ ऐड कर देती हैं। तो ये एक जो फैक्ट है ये हाइड हो जाता है। तो एनालिस्ट के लिए ये बहुत मुश्किल होता है उस वन टाइम आइटम को देखना, उसको एनालाइज करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जनरलाइज टेम्पलेट में सेट करने से दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होता है कि जो सीएफओ और ऑडिटर की जो यूनिक वॉइस होती है वो भी हाइड हो जाती है। यूनिक वॉइस का मतलब ये है कि सीएफओ और ऑडिटर जो कंपनी के होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डायरेक्ट जिनका रिलेशन होता है उसको बनाने में, प्रेजेंट करने और पब्लिश करने में, तो उनका एक यूनिक जो वॉइस कहते हैं वो ये होता है कि जो उनका यूनिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, जो जिस इन्फॉर्मेशन पे वो ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, ज़्यादा उस पर इम्पोर्टेंस देते हैं। सपोज कीजिए किसी कंपनी के लिए नेट रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट किसी कंपनी के लिए नेट सेल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जो एक यूनिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है सीएफओ का, अकाउंटिंग प्रोफेशनल और ऑडिटर का, वो हाइड हो जाता है। और इससे हमें जो कंपनी का एक अकाउंटिंग कल्चर होता है वो भी हाइड हो जाता है। तो जिस वजह से एनालिस्ट को प्रॉब्लम होती है यूनिक वॉइस ऑफ सीएफओ एंड ऑडिटर के बारे में जानकारी लेने में। सेकंड जो अकाउंटिंग मिस्टेक्स है वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन से रिलेटेड है। ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन जो है ये इन टाइम या फिर पीरियड या ड्यूरेशन से रिलेटेड है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्वार्टरली बेसिस पे पब्लिश होती है, फिर एनुअली भी पब्लिश होती है। ऐसे ही बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्वार्टरली बेसिस पे तो पब्लिश होती है कंपनी के द्वारा, बट साथ में एनुअली भी इसको पब्लिश किया जाता है क्यूमुलेटिव फिगर्स के साथ पूरे साल का। तो इससे क्या होता है कि पीरियड वाइज जो होते हैं ये तीनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। जो अच्छे एनालिस्ट होते हैं वो इसको बोलते हैं टाइम डायमेंशन मिसमैच। टाइम डायमेंशन मिसमैच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि अलग अलग पीरियड में तीनों स्टेटमेंट्स को पब्लिश किया जाता है, तो पहले के पीरियड और दूसरे के पीरियड में जो मिसमैच होता है उसकी वजह से इसको कहा जाता है टाइम डायमेंशन मिसमैच। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, ये जो एनालिस्ट हमें सजेस्ट करते हैं उसको यूज करके, उनका सजेशन यूज करके हम इसमें जो एनुअल स्टेटमेंट होता है अगर हम उसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वार्टर का जो फिगर्स है उसको हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें फोर्थ क्वार्टर की फिगर जो है वो हमें मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और तीनों का क्यूमुलेटिव स्टेटमेंट भी है, तो जो क्यूमुलेटिव स्टेटमेंट है उसमें से अगर हम फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के फिगर्स को जोड़ के माइनस करेंगे थर्ड वाले स्टेटमेंट से, थर्ड पीरियड वाले स्टेटमेंट से, तो हमें केवल थर्ड का जो स्टैंड एलोन फिगर्स है वो हमें मिल जाएगी। तो ये थोड़ा ये होता है कि टाइम की वजह से, पीरियड की वजह से जो मिसमैच क्रिएट हो जाता है उसको अवॉइड करने के लिए अपने एनालिसिस में से इसको यूज किया जाता है। जो थर्ड अकाउंटिंग मिस्टेक्स है वो इसलिए होता है क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिस्ट होते हैं वो जो अकाउंटिंग में डिस्टॉर्शंस होते हैं उसको एडजस्ट नहीं करते हैं। डिस्टॉर्शंस का मतलब ये है कि जो एक्सेप्शनल आइटम होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, काफ़ी सारे एक्सेप्शनल आइटम भी हो सकते हैं, जैसे कि राइट ऑफ्स होते हैं, सेल ऑफ डिविजन्स होते हैं। कंपनी अपने एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जब सेल्स करती है तो उसको सेल ऑफ डिवीज़न में क्लासीफाई किया जाता है। ऐसे ही अकाउंटिंग के रिविजन्स भी होते हैं। तो ये सारे एक्सेप्शनल आइटम हैं, इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ही जो एनालिस्ट होते हैं उनको करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। एज आ एनालिसिस टिप्स में अगर आपको बताऊं तो इसमें जैसे सपोज कीजिए कोई राइट ऑफ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और उसका जो फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा राउंड फिगर में है, जैसे कि राइट ऑफ 10 लाख रुपीज़ या फिर 25 लाख रुपीज़,
तो 10 लाख या 25 लाख रुपीज़ एग्जैक्ट होना तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये श्योर है कि ये जो 10 लाख या 25 लाख है या फिर सपोज ये 20 लाख है, जो काफ़ी ज़्यादा राउंड फिगर में है, ये मैनेजमेंट का एक एस्टिमेशन होता है। ये एक मैनेजमेंट ने कुछ एस्टिमेशंस किया होगा, ये उसका अमाउंट है। तो हमें ये भी कंसीडर करना चाहिए कि फ्यूचर में इस अमाउंट का रिवीजन भी पॉसिबल है। तो ये जो भी आइटम है इनको डिस्टॉर्शंस कहा जाता है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल आइटम होते हैं और या तो ये पहले के पीरियड से रिलेटेड होते हैं या फिर इनका इम्पैक्ट आगे आने वाले पीरियड में हो सकता है। तो इनको थोड़ा मॉडिफाई करके एनालिसिस करने से कुछ अच्छे आउटकम्स निकल सकते हैं। जो फोर्थ अकाउंटिंग मिस्टेक्स है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंप्लीटनेस से रिलेटेड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब केवल इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट नहीं होता है, उसके साथ ही कुछ नोट्स टू अकाउंट भी होते हैं, कुछ फुट नोट्स भी होते हैं, कुछ डिस्क्लोजर्स भी होते हैं जो कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट के आइटम से ही रिलेटेड होते हैं। या तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं या फिर इसमें कुछ वर्किंग्स होती हैं या फिर इसमें कुछ एस्टिमेशंस होते हैं। तो इनको भी कंसिडर करना चाहिए हर एक एनालिस्ट को, सो दैट कि उनके जो डिसीजंस हैं वो काफ़ी रेशनल हो सकें, काफ़ी प्रॉपर हो सकें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, इसमें जितने भी आइटम्स होती हैं वो एक दूसरे को रिफ्लेक्सिविटी करती हैं, क्योंकि एक आइटम दूसरे आइटम से काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्सिव हो सकता है, एक दूसरे से इंस्पायर हो सकता है, उसका इम्पैक्ट दूसरे आइटम पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इनकम स्टेटमेंट की, तो इनकम स्टेटमेंट का जो नेट प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है बैलेंस शीट में, जो कि कैपिटल में ऐड होता है, टोटल कैपिटल के पार्ट में वो ऐड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट जो है और जो बैलेंस शीट में कैपिटल है, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्सिव हैं, इन दोनों का आपस में इम्पैक्ट होता है, एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट सेकेंड एग्जांपल, अगर आप अक्रूड लायबिलिटी में कुछ चेंजेस हैं, अगर आप ये देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किन्हीं 2 पीरियड में अक्रूड लायबिलिटी में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आप इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करना चाहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कैसे अफेक्ट कर रही होगी इनकम स्टेटमेंट में, और इसके साथ ही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये कैसे अफेक्ट कर रही होगी। तो जो ये एक आइटम है अक्रूड लायबिलिटी, ये एक जगह इनकम स्टेटमेंट में भी अपना रिफ्लेक्सिव अप्रोच दिखाती है। सेकंड, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी ये दिखाती है। तो ऐसे ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एक आइटम का दूसरे आइटम के साथ जो लिंक है उसको भी एज अ एनालिस्ट हमें ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशंस आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, सो दैट कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशंस ज़रूर पहुँचेगी। इस चैनल पे एवरी वीक 2 से 3 या 4 वीडियो एवरी वीक मैं अपलोड करता हूँ, और सारी वीडियो फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं और या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड होती हैं। अकाउंटिंग और फाइनेंस फील्ड के सारे जो काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशंस हैं उसी पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।